हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम 10th CBSE फिजिक्स के लाइट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, जैसे आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि आप जैसे हम पेंसिल अगर पानी में रखते हैं तो वो बेंड कर जाती है ना, हमें दिखता है कि वो बेंड कर गई। और अगर हम कोई कॉइन भी पानी में डालते हैं तो बेटा वो कैसे दिखता है, वो थोड़ा सा पानी के ऊपर दिखता है ना। और बेटा अगर आप स्विमिंग पूल को जाके देखोगे तो वो उसको इतना डीप नहीं लगता जितना वो होता है। तो बेटा वो सब चीज़ें क्यों होती हैं? वो सब चीज़ें होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो बेटा ये फिनोमिना है क्या? पहली बात, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, एक लाइट रे है बेटा, जब वो बेंड होती है, ठीक है, कहाँ पे बेंड होगी? एट द सरफेस, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। दो मीडियम है बेटा हमारे पास, ठीक है। अगर उसको दो मीडियम को जो सरफेस सेपरेट कर रहा है उस सरफेस पे जाके क्या होगा, लाइट जो है बेटा वो बेंड कर जाएगी, या आप कह सकते हो कि अपनी स्पीड चेंज कर लेगी। ठीक है, जैसे कि सरफेस का क्या मतलब है, लाइक यू हैव अ डोर, है ना। आप अपने कमरे में बैठे हो तो अगर आपने कमरे से बाहर जाना है तो आप डोर खोलोगे, है ना। वो डोर सरफेस का काम करता है। अगर हम उसको एक लेके चले इसके एग्जाम्पल, ठीक है, तो जैसे कि एयर है बेटा, मैंने आपको मीडियम के बारे में बताया था, है ना। तो एयर है बेटा, एयर हमारा एक मीडियम है। एयर में चलती जा रही है, लाइट आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसी स्पीड से ही आएगी। ओके, बट बेटा जब वो पानी में यानी वाटर में जाने की कोशिश करेगी, जब भी वो वाटर के सरफेस को टच करेगी तो वो स्लाइटली बेंड कर जाएगी। ठीक है बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें क्यों होती हैं? पहली बात, जो एयर और वाटर में बहुत फर्क है ना। एयर में मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है और वाटर में क्या है, मॉलिक्यूल पास है ना। तो उसकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। तो बेटा लाइट की स्पीड दोनों जगह बहुत डिफरेंट होती है। ओके, चलिए पहले बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट की हम 3 केसेस करेंगे। पहला केस है हमारा, अगर हमारी लाइट है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए। ठीक है बेटा, जो रेयरर मीडियम होता है वो बहुत ही हल्का होता है, लाइक वी कैन से जैसे कि एयर, जो डेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप एग्जांपल लेके चल सकते हो एयर, और डेंसर मीडियम वाटर ले लो बच्चे। ठीक है, अगर हमारी जो रे है, लाइट रे है, वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, पहली बात देखिए, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, वाटर का सरफेस है ना। तो ये सारा एयर है, यहाँ पे एयर है बच्चे, यहाँ पे वाटर है, यानी कि यहाँ पे रेयरर मीडियम है और यहाँ पे डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब देखिए हमारी एक रे ऑफ लाइट आती है। ठीक है बच्चे, रे ऑफ लाइट हमारी एयर से वाटर में जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल। ओके, अच्छा बेटा अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो कैसे बनेगी नॉर्मल? नॉर्मल क्या चीज होती है बेटा? नॉर्मल क्या है? जो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बनाए, किससे? सरफेस से। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? इस सरफेस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऐसे बनेगा। चलिए बनाते हैं नॉर्मल। ठीक है बेटा, ये हमारी कौन सी रे आई है? इंसिडेंट रे, है ना। कौन सी रे आई है? इंसिडेंट रे। अच्छा बेटा अभी ये देखो, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में हमारी रे आएगी तो बेटा वो बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए इसको जाना कैसे था? इसको ऐसे जाना था, डॉटेड लाइन से दिखाऊं आपको, ऐसे जाना था, है ना। बट जो मीडियम है
उसका डिफरेंस है, एयर से वाटर में जा रही है, तो कहाँ को गई बेटा, रेयरर से डेंसर की ओर गई है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। लिख देते हैं, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है बच्चे। अच्छा तो अभी ये देखिए, अच्छा इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और बेटा ये रिफ्रैक्ट हुई है, सो दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनेगा उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टिव रे है और नॉर्मल है उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया केस, ये कौन सा केस था, रेयरर टू डेंसर, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट केस करते हैं हमारा, बेटा नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस है देखिए, डेंसर टू रेयरर, है ना। लास्ट कौन सा था, रेयरर टू डेंसर, यानी कि एयर से पानी की और अभी कहां से, वाटर टू, एग्जाम्पल ले रही हूं, वाटर टू क्या लिखोगे, एयर की ओर, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा, दिस इज आवर सरफेस, ठीक है जी, दिस इज आवर वाटर, दिस इज आवर एयर, ओके। चलिए अभी इंसिडेंट रे आएगी, है ना। चलिए यहाँ बनाते हैं हम इंसिडेंट रे अपनी, ये रही इंसिडेंट रे, ठीक है। नॉर्मल कैसी होती है, परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए सरफेस से, ठीक है। तो बेटा अगर डेंसर टू रेयरर हो, यानी कि अगर पानी से, वाटर से बाहर जा रही है बच्चे, क्या कह सकते हो, बाहर जा रही है रेस, तो कैसे जाएगी बेटा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वैसे हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, है ना, बट ये क्या हो रहा है, अवे, यहां से नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है बच्चे। चलिए ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज आवर नॉर्मल। सो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो हमारा एंगल है वो कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड अ नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, रे विल bends away from normal, ठीक है बच्चे। ये दो केस थे हमारे, जो एक था कि जो नॉर्मल से टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी बेंड, और एक है जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। एक बेटा हमारा थर्ड केस भी है, ठीक है। जो ये थर्ड केस है वो है बेटा नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे। जैसे कि इसकी क्या होगा, ये देखिए, पहले हम सरफेस बनाते हैं, दिस इज अ सरफेस, कोई भी मीडियम हो, रेयरर टू डेंसर हो या फिर डेंसर टू रेयरर हो, दोनों केसेस हम ले सकते हैं। हमारी नॉर्मल कौन सी है बच्चे, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दिस इज आवर नॉर्मल, ठीक है। अच्छा अब हमारी इंसिडेंट रे आए, कहाँ पे आए, ये नॉर्मल पे ही इंसिडेंट रे हमारी आएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और रिफ्रैक्टिव भी यहीं पे हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल के जैसे ही रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, ओके। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये वाला। अगर ये 0 हो जाए तो हमारी इंसिडेंट रे यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, है ना, सब ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। सो आई हमारा 0 है और
आर भी 0 है। आर कौन सा है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, समझ में आई? ये कौन सा केस है? व्हेन नॉर्मल इंसिडेंट रे, है ना, जब इंसिडेंट रे हमारी नॉर्मल जैसी ही होगी। ओके बच्चे, चलिए इसकी एक आधी एग्जांपल या इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने एक ग्लास स्लैब ली, ये हमारी ग्लास स्लैब है, ठीक है बच्चे। सो ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है ना, और ये हमारा क्या है? एयर है। इसको लिख दो, दिस इज आवर ग्लास स्लैब। ओके, इतनी बड़ी। ओके बच्चे, चलिए अगर हमारी इंसिडेंट रे आएगी, देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आई। कौन कौन सा मीडियम हमारा? ये हमारा रेयरर है बेटा, ये हमारा डेंसर है और फिर रेयरर है ना। ये हमारी कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ओके, अभी नॉर्मल ड्रॉ करो यहाँ पे, नॉर्मल सिंपल परपेंडिकुलर, ठीक है। रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा? तो ये हमारी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे एंगल हमारा आई, यहाँ पे एंगल हमारा आर, ठीक है। अभी यही यहाँ पे भी बेटा नॉर्मल ड्रॉ करो, कर दी। चलिए अब जो हमारी रे बेटा डेंसर से रेयरर की ओर जाएगी तो क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रही है बात, है ना। और ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दी थी, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अगर एक और एग्जांपल लेके चले तो किसकी ले सकते हैं हम? चलिए हम एक प्रिज्म लेते हैं, उसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो आप सबने प्रिज्म देखा होगा अपनी स्कूल लैब्स में, ये है हमारा प्रिज्म, ठीक है। तो अभी बेटा जो प्रिज्म है, यहां से हमारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है। पहले इस पे हम अपनी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए बेटा नॉर्मल हमेशा कैसी होती है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो बेटा कैसे बनाएगी 90 डिग्री? ऐसे बनाएगी, है ना, बिल्कुल सीधी खड़ी करनी है हमने, ये ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, है ना। चलिए अब बेटा कैसे जा रही है? यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे भी एयर है यानी कि रेयरर मीडियम है, ठीक है बच्चे। तो अभी क्या हुआ? रेयरर से डेंसर की ओर जाएगी तो कैसे बेंड हो जाएगी बेटा? कैसे बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, है ना, नॉर्मल के पास आ जाएगी। अभी कैसे जा रही है? इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसा। अभी कैसे जा रही है? डेंसर से रेयरर की ओर। तो बेटा कैसे बेंड होगी ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल आर, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे का। समझ गए? समझ में आई बच्चे? तो ये सब चीजें क्या है? सिंपली इसकी कुछ एग्जांपल है। ओके, चलिए बेटा अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। सिंपली हम अपने लॉज शुरू करते हैं, ठीक है। बेटा आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, ठीक है, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे बेटा यहीं पे भी वैसे ही लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, कि बेटा कोई भी हमारी जो रे है वो कौन से लॉ फॉलो करके बेंड होती है। समझ में आई? चलिए इसके भी बेटा दो लॉज हैं,
जो हमारी हमने क्या पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, फर्स्ट लॉ क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और सेकंड लॉ क्या था बेटा, इंसिडेंट रे और कौन से थे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो थी वो एक प्लेन पे लाई कर रही थी। ये दो लॉज थे हमारे। तो एक लॉ तो बेटा बिल्कुल सेम है, कौन सा, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, यानी कि द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड, अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है ना बच्चे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in same plane। ठीक है बेटा, जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और नॉर्मल होगी, वो एक इंसिडेंस के पॉइंट पे क्या होगी, सेम प्लेन पे लाई करेंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस पेपर पे ड्रॉ करूं तो ये सिंपली सभी एक प्लेन में होंगी, कोई आपकी तरफ नहीं आ रही होगी या फिर कोई पेपर के नीचे नहीं जा रही होगी। ठीक है बच्चे, चलिए इसका सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड क्या है, सिंपली कुछ भी नहीं, द ratio of sine of angle incidence and sine of angle कौन सा, रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अगर आप साइन ऑफ एंगल आई है ना, साइन आई को साइन आर के साथ उसकी रेशियो करते हो तो बेटा जो भी उसका आंसर आएगा वो हमेशा 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 कांस्टेंट ही होगा। बट इसकी एक कंडीशन क्या है, उसका जो मीडियम दोनों का है वो सेम रहेगा। ठीक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हम इसको लिखें सिंपली यू कैन राइट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, तो ये कांस्टेंट होती है। ओके, चलिए बेटा इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इस चीज को, स्नेल्स लॉ। ठीक है, जो हमारी रेज हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो किस लॉ को फॉलो करती है बेटा, है ना, कैसे बेंड होती है, वो स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सरफेस है, ठीक है, दिस इज आवर सरफेस। तो बेटा अगर यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर रेयर टू डेंसर जाएगी, दिस इज योर नॉर्मल, तो कैसे होगी, बेंड्स टूवर्ड्स टू नॉर्मल हो जाएगी। ये एंगल ऑफ आई है, ये एंगल ऑफ आर है, तो यहाँ पे बेटा साइन आई अपॉन साइन आर की जो भी वैल्यू होगी कांस्टेंट आएगी। ठीक है, इट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, तो अगर मैं इस आई को बढ़ा दूं, आई के एंगल को थोड़ा ज़्यादा कर दूं, मीडियम हमारा सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हमारा सरफेस है, ये ये रही हमारी नॉर्मल, इस साइन आई के एंगल को बढ़ा दिया, इससे बड़ा हो गया ना, तो बेटा जो हमारा आर है वो भी बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर इस चीज का, इसको I1 I2 कर लो, ये I2 हो गया, तो बेटा साइन I2 अपॉन साइन R2 भी कांस्टेंट होगा,
और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, दोनों कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, कब तक? जब तक बेटा ये मीडियम सेम रहेंगे। जैसे हम अपना आई को बदलते रहेंगे, आई को कोई भी छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो उसके हिसाब से हमारा आर भी चेंज होगा। और अगर हमारे मीडियम सेम है तो इन सबकी साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम रहेगी। ठीक है, अगर हमारा मीडियम सेम है तो हम लिख भी सकते हैं सिंपली कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है, चलिए अगर इसको लिखें तो सिंपली आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर remains constant until okay, the medium remains same। ठीक है बच्चे, समझ में आई है बात? बड़ी आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। तो बेटा इस चीज को, जो ये साइन आई बाय साइन आर भी आया है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा साइन आई बाय साइन आर है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम n के साथ डिनोट कर देते हैं। अब बच्चे जो हमारा साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को जो भी आएगा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। और बेटा इसको म्यू या फिर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको अब थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। पहली बात बेटा, हमारे पास कितने टाइप के मीडियम होते हैं? जो रेयर होता है, एक डेंसर होता है। ओके, सो अगर मैं रेयर की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा? इसमें स्लो होगी या फास्ट होगी? जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो तो वहाँ पे ट्रैफिक कम है, ठीक है, तो आप तेज जा सकते हो। ऐसे ही बेटा रेयर में जहाँ पे डेंसिटी कम है, मॉलिक्यूल कम है, तो बेटा वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? फास्ट होगी। ओके, और डेंसर में क्या होगा बच्चे? आपके मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो डेंसर में क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं। ओके बच्चे, चलिए अब हम जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर आप इसे ऑप्टिकल डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल वर्ड है बेटा इसके लिए, जो किसी भी मीडियम का क्या करता है? डेंसिटी पता करता है। रिगार्ड किसके रिगार्डिंग? स्पीड ऑफ लाइट के रिगार्डिंग, कि उसमें कितनी स्पीड से हमारी लाइट जाएगी। ठीक है, समझ में आई है बात? चलिए, अच्छा एक कंसेप्ट ध्यान से सुनिए इसको। अगर बेटा हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा? स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। अगर हमारे, आप कह सकते हो कि एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये बेटा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि डेंसिटी ज़्यादा है। जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता चला जाएगा किसी भी मीडियम का, उसका मतलब वो जो हमारा मीडियम है बेटा वो बहुत ही डेंस है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम। ये रिलेशन देखो इसका और इसका, है ना? अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा जा रहा है तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है। तो आप आसानी से लिख सकते हो, जो हमारा n है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के।
है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, उतना ही क्या होगा, उतना ही कम हमारी स्पीड होगी। ठीक है, अगर इसको बना के देखें बच्चे, कैसे, देखिए ये रहा हमारा सरफेस, ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये हमारा सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम में v1, सेकंड मीडियम में v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। चलिए अभी हमारी इंसिडेंट आई रेयर से डेंसर में जा रही है, तो बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, तो बेटा इससे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा n2 है, अगर उसकी रेशियो करें n1 के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो बेटा इसके देखिए n2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v1 स्पीड ऑफ, है ना, v2 सॉरी, और n1 के v1, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो बेटा ये चीज क्या बता रही है हमको, ये चीज बता रही है कि n2 जो हमारा है, जो हमारा सेकंड मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू n1 क्या है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n2 आगे 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कितना है, v1 by v2 है। समझ में आई बच्चे। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसे चेंज हो रही है मीडियम में। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए सिंपल एक एग्जांपल है, कौन सी, हमारे पास दो मीडियम है, एक हम एयर लेते हैं, एक हम ग्लास लेते हैं। ठीक है, तो बेटा एयर में स्पीड लाइट की कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बेटा ग्लास में कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है। ठीक है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर। बेटा ये इक्वल टू आएगा v एयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करें, इसको हम सिंपली mg/na लिख के, v एयर की बेटा कितनी वैल्यू है, 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। ठीक है, ये कट जाएंगे आपस में, एन जी यहाँ पे, ए यहाँ पे इज इक्वल टू 3/2 और 1.5। ठीक है, तो बेटा जो हमारा ग्लास है वो एयर के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा डेंस है। ठीक है, ये इसकी आगे एप्लीकेशन समझ में आई। ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कर सकते हैं और बेटा इसका क्या कर सकते हैं, इसको आगे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे हमने एक टॉपिक हमारा करना है, हम करेंगे बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए अच्छा बेटा देखिए, पहले हम इसके लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हमने लास्ट टाइम भी लेटरल किया था, इन्वर्जन किया था रिफ्लेक्शन में, है ना। तो देखिए रिफ्लेक्शन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी, है ना। ये लीजिए, ये हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक है, दिस इज आवर ग्लास स्लैब। ओके, अब ग्लास स्लैब, ये हमारा बेटा कौन सा मीडियम है, एयर, और ये कौन सा मीडियम है, एयर, है ना। पहले एयर, फिर ग्लास, फिर से एयर। ठीक है बेटा, अब देखिए जब हम बेटा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट
मोनोक्रोमेटिक लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे ग्लास स्लैब पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दे। तो बेटा क्या होगा, कैसे जा रही है, तो रेयरर टू डेंसर, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। ये रही हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारा आई एंगल, ठीक है। चलिए बेटा इसके बाद यहाँ पे भी हम अपना नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद जब बेटा हमारी नेक्स्ट इमर्ज होगी रे, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन रे को इमर्ज भी होना है। पहले तो ये देखिए बेटा, जो ये हमारी इंसिडेंट रे है, अगर ये सीधी जाती तो कैसे जाती, ऐसे जाती, ठीक है। ये तो नॉर्मल की और बेंड हो गई, ठीक है। तो बेटा इसके बाद डेंसर टू रेयर जब जाएगी तो बेंड अवे, है ना, इसके बाद बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर बेटा हम इसको बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये हमारी इमर्जेंट रे है जो सिंपली आ रही है यहाँ से, है ना। तो बेटा ये हमारा एंगल आई हो गया, ये हमारा एंगल इमर्जेंट का हो गया, ई हो गया, ठीक है। तो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहेंगे कि अगर हमारा एंगल आई इक्वल होगा एंगल ई के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो बेटा जो ये हमारी रे है ये सिंपली पैरेलल की शिफ्ट कर रही है ना। कहीं तो इंसिडेंट रे को यहां से जाना था बट वो शिफ्ट कर गई, पाथ उसका वही है, शिफ्ट कर गई, कितना, यहां से यहां की ओर आ गई। समझ में आ रही है ये बात, कितना शिफ्ट हुआ बेटा, जो ये डिफरेंस है एल, इतना शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको लिखें, कैसे लिखेंगे, when monochromatic light, यानी कि एक कलर की, है ना, monochromatic light passes through glass slab, then the emergent ray parallel to incident ray, emergent ray is parallel to incident ray but parallelly shifted, ठीक है, शिफ्ट कर गई, बस यहां से यहां आ गई बट ये जा उसी डायरेक्शन में नहीं है, पैरेलल है, ठीक है, शिफ्टेड फ्रॉम इंसिडेंट रे। ये है सिंपली आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये डिपेंड किस पे करता है, इसके कुछ बस 4 फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा। पहली बात, फैक्टर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला है बेटा जितना आपका इंसिडेंस एंगल ज्यादा होगा, आपकी जितनी आपकी रे यहाँ पे मुड़ती रहेगी, ज्यादा होता रहेगा, उतना ही बेटा आपका लेटरल जो शिफ्ट है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, बढ़ती रहेगी, ठीक है। जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ा वैसे ही आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई, ठीक है, समझ में आई, क्योंकि ये नीचे पे होगा, ये यहां से ऊपर की ओर होगी, ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस और बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, ठीक है, आपका जो मीडियम है वो डेंसर है, बहुत ज्यादा डेंसर है, तो वहां पे भी लेटरल डिफरेंस है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनेस, ये वाली थिकनेस, जितनी थिकनेस आपकी ज्यादा, जितना ग्लास आपका थिक होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आई ये बात।
अच्छा, अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है एक, वेवलेंथ का, है ना बेटा। वेवलेंथ, ये तो देखो सीधे सीधे बढ़ रहे हैं, है ना। वेवलेंथ आपकी जितनी कम होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि वॉयलेट कलर है हमारा, उसकी वेवलेंथ जो है बेटा वो मिनिमम होती है, बट उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो मैक्सिमम, ठीक है बेटा।